शब्दों में टीच का वर्तमान इनाम केवल 0 है। ये वाकई अविश्वसनीय है। जो व्यक्ति कैप्टन थैच को मार सकता है वो कोई साधारण किरदार तो नहीं। और ये भी बता दूं कि टीच 20 साल से व्हाइटबर्ड पायरेट्स के साथ है। यह व्यक्ति युगों तक छाया में रहा तथा समूह के बाहर किसी ने भी उसके बारे में नहीं सुना, जिससे यह समाचार सुनने वाले असंख्य लोग सिहर उठे। मार्शल डी टीच या तो एक अयोग्य व्यक्ति है या वह एक खतरनाक षड्यंत्रकारी व्यक्ति है जिसके हृदय में घोर अंधकार है। यह एक अप्रत्याशित घटना थी। व्हाइटबर्ड पायरेट्स में अचानक इतना बड़ा बदलाव आ गया। कई लोगों को लगा कि किसी तूफान का संकेत है। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। वे बस चुपचाप देखते रहे और इंतजार करते रहे। इसी समय ग्रैंड लाइन के पहले भाग में ईशान अंततः अलाबस्ता राज्य के पास पहुंच गया। ड्रम द्वीप से अलाबस्ता की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अकेले नाव चला रहे ईशान को वहां पहुंचने में 4-5 दिन लग गए। इस रास्ते पर ईशान को 2 अजीबोगरीब मौसमों का सामना करना पड़ा। ड्रम द्वीप से बाहर निकलते ही समुद्र में उसे एक भयंकर बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ा। वह बिना सर्दियों के कपड़ों के अकेले नाव पर रहा और लगभग एक बर्फ के आदमी में बदल गया। ड्रम द्वीप क्षेत्र से निकलने के बाद उसे 40 डिग्री से ऊपर के अत्यधिक गर्म मौसम का सामना करना पड़ा, जिससे उसने बाकी रास्ता तैरने पर गंभीरता से विचार किया। लेकिन समस्या यह थी कि हवा बहना बंद हो गई, जिससे ईशान को लगा कि वह रास्ता भटक गया है और वह फिर से शांत बेल्ट में प्रवेश कर गया। यह ग्रैंड लाइन है। शाश्वत पोज के बिना ईशान सचमुच खुद पर शक कर सकता है और पलट सकता है। ग्रैंड लाइन पर नेविगेशन वास्तव में आसान नहीं है। वह दूसरे दिन लगभग जमे हुए मांस बन गया और अगले ही दिन जलवायु ने मांस की इस बोरी को पकाना शुरू कर दिया। सौभाग्य से ईशान के हाथ में एक अनंत मुद्रा थी, इसलिए उसने उस पर विश्वास करना चुना। और जैसे ही वह रेगिस्तानी द्वीप के पास पहुंचा, समुद्र पर जहाजों की संख्या बढ़ने लगी। अलाबास्ता एक विशाल द्वीप है। यह एक महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित है, इसलिए यह बहुत समृद्ध है। हालांकि यह एक गर्म रेगिस्तानी देश है, फिर भी इसमें सहस्राब्दी देश का वातावरण निस्संदेह स्पष्ट है। समुद्र तट पर उतरते ही ईशान सबसे पहले शहर की ओर दौड़ा, एक रेस्टोरेंट ढूंढा, दरवाजा लात मारकर अंदर घुसा और काउंटर पर जाकर मालिक से बोला, पानी, मुझे पानी दो। गर्म मौसम की वजह से ईशान ने ड्रम द्वीप से लाया सारा पानी और शराब पी ली। उसे लगभग 1 दिन तक पानी नहीं मिला। अगर वह देर से पहुंचता तो प्यास से उसकी मौत हो सकती थी। लगता है रेस्टोरेंट मालिक को ईशान जैसे मेहमान को देखकर जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसने बड़ी मुश्किल से एक लकड़ी का बैरल निकाला और ईशान को थमा दिया। ईशान ने उसे उठाया, कॉर्क खोला, ऊपर देखा और पीना शुरू कर दिया। वह खुशी से भर गया। जैसे ही उसने अपनी नंगी बाहों से लकड़ी का बैरल ऊपर उठाया, उसके बाएं हाथ पर बना टैटू खुल गया। काउंटर के पास एक मेज पर सिर पर स्कार्फ बांधे बैठा एक आदमी यान के बाएं हाथ पर टैटू देखकर हैरान रह गया। ईशान ने यह टैटू सलामिस के युद्ध से पहले बनवाया था और इसका पैटर्न स्वाभाविक रूप से उसके समुद्री डाकू समूह के झंडे से मिलता जुलता है। लेकिन सच कहें तो ईशान के शिचिबुकाई बनने की खबर से बहुत से लोग ईशान को एक व्यक्ति के रूप में जान सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसके समूह के जॉली रवि को देखा है। जाहिर है, सिर पर स्कार्फ बांधे यह व्यक्ति उन जानकार लोगों में से एक था जो ड्रैगन हंटर्स पैटर्न से परिचित थे। हालांकि इयान की बाह पर टैटू को पहचानने के बाद उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया, अपने सामने रखी शराब पी ली और फिर कभी इयान की तरफ नहीं देखा। जब ईशान ने बैरल का आधे से अधिक हिस्सा पी लिया
तो वह खुद को रोक नहीं सका और उसने एक लंबी सांस ली और बैरल को काउंटर पर पटक दिया। मालिक को पुनः बुलाकर ईशान ने पूछा, मैं इस समय कहाँ हूँ? बॉस ने ईशान को अजीब नजरों से देखा और कहा, यह नानोहाना शहर है, अलाबस्ता का केंद्रीय बंदरगाह शहर। ओह, राजधानी पहुंचने के लिए मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? ईशान ने आगे कहा, और इसमें कितना समय लगेगा? मेरे मेहमान, क्या आप अलुबरना की बात कर रहे हैं? बॉस ने कहा, बस यहां से पूर्व की ओर चले जाओ। इसमें कितने दिन लगेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का परिवहन ले रहे हैं। ईशान ने अपने माथे पर थपकी दी। अरे हाँ, अलबस्ता एक रेगिस्तानी राज्य है। पैदल यात्रा करना कोई उपयोगी विकल्प नहीं है। अगर वह परिवहन के साधन पैदल पर निर्भर रहा तो वह इस असीम रेगिस्तान में अकेला मर जाएगा। तो ईशान ने उससे फिर पूछा, मैं ऊंट कहाँ से खरीद सकता हूँ? रेगिस्तान में ऊंट परिवहन का सबसे आम साधन है और यही बात ईशान के दिमाग में सबसे पहले आई। बाहर जाओ और दाईं ओर मुड़ो, फिर सीधे आगे बढ़ो, वहां एक बाजार है जहां आप जो चाहें पा सकते हैं। रेस्तरां के मालिक ने जवाब दिया। ईशान ने सिर हिलाया और मालिक से पीने के पानी के 5 और बैरल खरीदिए। हालांकि चेकआउट के समय मालिक द्वारा बताई गई कीमत देखकर ईशान चौंक गया। 6 बैरल पानी, कुल 900,000 बेरीज। अरे बाप रे, क्या ये डकैती है? ईशान ने कीमत सुनी और उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। नतीजा यह हुआ कि बॉस ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे मेहमान, आपको शायद पता नहीं होगा कि पिछले 2 सालों से अलाबास्ता भयंकर सूखे से जूझ रहा है। बारिश कम ही हुई है, इसलिए पीने के पानी की कीमतें आसमान छू रही हैं। दरअसल हमारा सारा सामान दूसरी जगहों से आता है, इसलिए कीमत बहुत ज्यादा है। रेस्टोरेंट मालिक ने जब ये कहा तो ईशान ने कहा, हाँ ये सही है, रेगिस्तानी देशों में पानी पीना बहुत महंगा है और ये भी बता दूं कि अलाबास्ता में तो लगातार 2 सालों से बारिश ही नहीं हुई है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह सूखा 1 और वर्ष तक चलेगा और यह मगरमच्छ के बुरे कर्मों के कारण होगा। हालांकि सिर हिलाने में दर्द हो रहा था, फिर भी ईशान ने पूरी कीमत चुकाई और 5 बैरल पानी लेकर रेस्तरां से बाहर चला गया। जब ईशान रेस्तरां से बाहर निकला तो सिर पर स्कार्फ बांधे व्यक्ति ने उसका बिल चुकाया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। सिर पर स्कार्फ बांधे वह आदमी बाहर निकला, एक शांत गली में आया, इधर-उधर देखा और पाया कि उसके आसपास कोई नहीं है। फिर उसने अपनी जेब से एक डैन मुशी निकाली और फोन करने से पहले एक सफेद एंटी-एवसड्रॉप छोटा डैन मुशी उसके पास रख दिया। पर्प पर्प, झटपट कॉल कनेक्ट हो गई और सिर पर स्कार्फ बांधे आदमी ने तुरंत डैन मुशी से कहा, मैं बार्नी हूं। मैं इस समय नैनोहाना शहर के बंदरगाह पर हूं। मेरी रिपोर्ट यह है, मैं अभी अभी यहाँ एक रेस्टोरेंट में न्यू शिचिबुकाई से मिला। ब्लैक ड्रैगन ईशान। लगता है वह अभी अभी अलबस्ता में उतरा है, उसका उद्देश्य अज्ञात है। कृपया तुरंत रिपोर्ट करें और कार्रवाई का संकेत दें। बार्नी नाम के आदमी की सूचना मिलते ही डैन मुशी में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद एक आवाज आई, शाबाश बार्नी, अब तुम्हारा मिशन ब्लैक ड्रैगन ईशान का पीछा करना है। किसी भी समय उसकी लोकेशन की सूचना देना। चीफ ऑफ स्टाफ तुम्हारे शहर की ओर दौड़ेगा और जल्द ही तुमसे संपर्क करेगा। ठीक है। बार्नी को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने जल्दी से जवाब दिया। फिर उसने अपना सिर और कपड़े कस लिए और इयान के जाने की दिशा में दौड़ पड़ा। ईशान को ऊंट बेचने वाली जगह मिल चुकी थी। वह अपने लिए सवारी का साधन चुन रहा था। ऊंट
वाले के उत्साहपूर्ण परिचय के बाद ईशान ने एक बहुत ही मजबूत ऊंट उठाया, उसकी पीठ पर कूदा और उस पर सवार होने की कोशिश की। सच कहूं तो यान का ऊंट की सवारी करने का यह पहला मौका था। खुशकिस्मती से ये ऊंट अच्छी तरह प्रशिक्षित और बहुत ही विनम्र थे। थोड़े अभ्यास के बाद ईशान धीरे धीरे जरूरी चीजों में निपुण हो गया। इसलिए वह पूर्व की ओर चल पड़ा और बाजार जाते समय खरीदे गए नक्शे का अनुसरण करने लगा। ऊंट मिलने के बाद ईशान ने पानी के बैरल ऊंट की पीठ पर बांध दिए। इसके अलावा रेगिस्तान में धूप बहुत तेज होने के कारण ईशान ने रेगिस्तानी कपड़े खरीदे जो हवा और रेत से बचाने के लिए उसे कसकर लपेटे जा सकें। वह सड़क पर लड़खड़ा रहा था, लेकिन ईशान को यह एहसास नहीं हुआ कि उसके पीछे एक आदमी उसका पीछा कर रहा था। इसके अलावा यान का रास्ता अलुबरना जाने वाला मुख्य रास्ता था। रास्ते में ईशान के साथ कई साथी थे और दर्जनों लोगों का एक कारवां ईशान के आगे आगे चल रहा था, इसलिए ईशान को पता ही नहीं चला कि कोई व्यक्ति जानबूझकर उसका पीछा कर रहा है। सूरज की किरणें चुभ रही थीं और शुष्क वातावरण में प्यास और चक्कर आने की तीव्र अनुभूति हो सकती थी। ईशान ऐसे वातावरण का आदी नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी गलती की जो अक्सर लोग करते हैं, यानी उसने पानी पीने की परवाह नहीं की। उसे 2 बैरल पानी पीने में सिर्फ 1 दिन लगा। जब उसने रास्ते में दूसरों से पूछा तो उसे यह जानकर हैरानी हुई कि बचा हुआ पानी शायद काफी नहीं होगा। अगले शहर अलाबस्ता तक पहुंचने में कम से कम 4 दिन लगते हैं, जबकि ईशान में केवल 3 बैरल पानी बचा है। ईशान आगे चल रहे कारवां के पास पहुंचा और उनसे और पानी खरीदना चाहा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उनमें से कोई भी पानी की एक बूंद भी बेचने को तैयार नहीं हुआ। ये व्यापारी अच्छी तरह जानते थे कि रेगिस्तान में सफर करते हुए कैसी परिस्थितियां आ सकती हैं, इसलिए उनका सारा पानी ही उनकी जिंदगी की गारंटी है। अगर उन्हें बहुत सारा पैसा भी दिया जाए तो भी वे उसे आसानी से नहीं बेचेंगे। हालांकि ईशान को एक उग्र समुद्री डाकू माना जाता है, वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निर्दोष लोगों से बलपूर्वक कोई चीज ले सके या उन्हें लूट सके, इसलिए वह केवल लाइन में वापस लौट सकता है। अगर वे इसे बेचना नहीं चाहते तो वह कुछ नहीं कर सकता। उसे इस यात्रा पर जितना हो सके उतना पैसा बचाना होगा। हालांकि ईशान को असहजता इस बात से हुई कि कुछ यात्री उस पर हंस रहे थे। हालांकि ईशान ने सुना नहीं कि वे क्या कह रहे थे, फिर भी वे अक्सर ईशान को मुस्कुराहट से देखते थे ताकि वह समझ सके कि वे उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। भाड़ में जाओ। मुझे पता है कि मैं एक नौसिखिया हूं और मुझे रेगिस्तान के नियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या आपके पास मेरा मजाक उड़ाने के अलावा और कोई बेहतर काम नहीं है? इसलिए जब ईशान देखता है कि कोई उसकी तरफ देख रहा है तो वह उसे घूरता है। हालांकि उसने सिर पर स्कार्फ बांध रखा था जिससे उसके ज्यादातर भाव छिप गए, इसलिए आगे चल रहे यात्री उससे डरे नहीं, बस हंसते रहे। उसी दिन ईशान नजरों से ओझल हो गया। वह बस पीछे रह गया और कारवां के पीछे नहीं चला। कुछ लोग कह सकते हैं यात्रियों का एक समूह उसके जैसे महान समुद्री डाकू पर हंसने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वह उन्हें मारने और उनका सामान लूटने क्यों नहीं दौड़ता? लेकिन मजाक मत करो, एक छोटी सी बात या मजाक पर वो पूरी ताकत से पूरे ग्रुप को खत्म कर देगा। ऐसा तो कोई पागल ही कर सकता है। ईशान अभी तक शांत नहीं हुआ है और वो किसी को भी यूं ही नहीं मार सकता जो उसे पसंद नहीं। इस तरह एक दिन की यात्रा के बाद धीरे धीरे रात गहराने लगी। रेगिस्तान में दिन के समय तापमान बहुत अधिक होता है, लेकिन रात में तापमान इतना कम होता है कि लोग शादी करने के बारे में सोचने लगते हैं।
ईशान बहुत भाग्यशाली था कि उसने रेगिस्तान के कपड़े खरीदने के बारे में सोचा, अन्यथा ऐसे तापमान परिवर्तनों से निपटना बहुत मुश्किल होता। दूर ईशान ने देखा कि कारवां ने डेरा डाल दिया है। उन्होंने अलाव जलाया, पका हुआ खाना खाया और तूफानी मौसम से बचने के लिए ऊँटों को घेरा बनाकर खड़ा कर दिया। यह दृश्य देखकर ईशान ने उनसे कुछ सीखा और अपने ऊँट पर आराम करने लगा। हालांकि ईशान द्वारा खरीदा गया ऊँट देखने में बहुत मजबूत लगता है, लेकिन इसमें एक अजीब बात है, वो है बीप बीप की आवाज जो वो अक्सर निकालता है क्योंकि ऊँट के मुंह के बीच का एक दांत टूट गया है। हांफते समय उसके दांतों के बीच से हवा निकलने से ऐसी आवाज निकलती है। तो ईशान ने ऊँट को बस बीबी कहा। बीबी का शरीर बहुत गर्म था। ईशान रात में गर्म रहने के लिए उस पर झुक जाता था और निश्चित रूप से आधी रात को रेत में दबने से बचने के लिए ईशान ने रात बिताने के लिए एक टीले को चुना। लेकिन आधी रात को ईशान की नींद एक तेज चीख से खुली। वह तुरंत चौंक कर उठा, इधर उधर देखा तो पता चला कि चीख कारवां के कैंप से आ रही थी। उनका डेरा उससे ज्यादा दूर नहीं था और ईशान ऊपरी इलाके में था, इसलिए वह उनके डेरों को देख सकता था। लेकिन जब उसने ध्यान लगाया तो पाया कि वे लूटे जा रहे थे। समुद्र पर समुद्री डाकू होते हैं और पहाड़ों पर चोर। इसी तरह इस रेगिस्तान में भी एक पेशा है जिसका नाम है रेगिस्तानी डाकू। जाहिर है इस कारवां का सामना कुछ रेगिस्तानी लुटेरों से हुआ। यह सब कुछ थोड़ी दूर पर हो रहा था, इसलिए ईशान ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा। उसने केवल कारवां शिविर में घूंघट पहने लोगों के एक समूह को देखा जो अपनी तलवारें लहरा रहे थे, बेरहमी से काट रहे थे और मार रहे थे, और समय समय पर वहां से चीखें निकल रही थीं। ईशान ने कोई हरकत नहीं की, बस दूर से देखता रहा। ईशान बुरा इंसान नहीं था, लेकिन उसने खुद को कभी हीरो भी नहीं समझा। इसलिए वो किसी ऐसी चीज में दखल नहीं देना चाहता था जिससे उसका कोई लेना देना न हो। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि वे लोग दिन में उस पर हंस रहे थे, बल्कि इसलिए भी कि वह अच्छी तरह जानता है कि यह रेगिस्तान का नियम है। किसी ऐसी बात में दखलंदाजी मत करो जिसके बारे में तुम्हें यकीन न हो, क्योंकि हो सकता है कि कारवां में कुछ लोग खुद रेगिस्तान के लुटेरे हों। हाँ, यह बात समुद्र में समुद्री लुटेरों पर भी लागू होती है। जब वे साथ मिलकर समुद्र में यात्रा कर सकते हैं और ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जब किसी को लगता है कि सारा मुनाफा वह कमा सकता है तो वह तुरंत अपनी भूमिका बदल देता है। क्योंकि रेगिस्तान और समुद्र एक ही हैं, लोगों को मारकर रेत में दफना देने से सारे निशान मिट जाएंगे। ऐसे सस्ते अपराध तो होंगे ही। ईशान ने शिविर में आगे जो कुछ हुआ उसे उदासीनता से देखा तथा कोई कार्रवाई करने की योजना नहीं बनाई। हालांकि जब रेगिस्तानी लुटेरों के समूह ने शिविर में लूटपाट की और भागने लगे तो वे उसकी दिशा में बढ़ गए। तो ईशान ने अपने हाथ रगड़े। बहुत बढ़िया, मेरा पीने का पानी फिर से भर दिया गया है। इन रेगिस्तानी लुटेरों का सामना करते हुए ईशान ने हमला करने की पहल की। उसने सेनबोनजाकुरा निकाला और दौड़ा और तुरंत 7 या 8 डाकुओं को मार गिराया। यान का ब्लेड बहुत तेज था और ये रेगिस्तानी लुटेरे साल भर रेगिस्तान में लूटपाट करते रहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी नजर तेज थी और उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि उनका सामना एक जानलेवा बिच्छू से हुआ है। इसलिए बाकी लोग अपने साथियों को साथ लिए बिना ही तुरंत अपने ऊँटों पर सवार होकर भाग गए। उन्हें भागते देख ईशान ने उनका पीछा करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उसने अपनी तलवार नीचे रख दी, उकड़ू बैठ गया और 7 शवों को लूटना शुरू कर दिया। वह पैसे नहीं बल्कि खाना और पानी ढूंढ रहा था। इन 7 लुटेरों के पास से ईशान को पानी की कई थैलियां मिली, हर व्यक्ति के लिए लगभग 3 थैलियां।
इस तरह ईशान ने उन पानी की थैलियों को उठाकर उनका वजन अंदाजा लगाया। उसे अंदाजा हुआ कि इन रेगिस्तानी लुटेरों का डेरा ज्यादा दूर नहीं होगा। हर व्यक्ति के पास जितना पानी है, उसे देखते हुए इस जगह से उनके डेरे की दूरी लगभग 10 मील होगी। यदि वे और दूर थे, तो इन लुटेरों को और अधिक पानी लाना चाहिए था। हालांकि 7 लोगों के लिए पानी की मात्रा ईशान के लिए पर्याप्त थी, इसलिए वह संतुष्ट था। जैसे ही ईशान ने पानी की थैलियां इकट्ठी की और उन्हें बीबी के कुबड़ में रखा, वह अचानक चौंका, पीछे मुड़ा और हैंडल पर हाथ रखकर पूछा, कौन है? रेगिस्तानी लुटेरे पहले ही तितर-बितर हो चुके थे। ईशान के आसपास कोई नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने पहले हमला करते समय नेन फीड खोल दिया था, इसलिए उसने देखा कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है, जिससे अचानक यह अलर्ट हो गया। रात में एक आकृति धीरे धीरे ईशान की ओर आई। हालांकि रेगिस्तान पर चांदनी पड़ रही थी, फिर भी वह दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसका चेहरा भी ईशान की तरह सिर पर दुपट्टा लपेटे हुए था। लुटेरों ने कारवां लूट लिया और एक समुद्री डाकू लुटेरों से सामान चुरा ले गया। वह आदमी पास आया और फुसफुसाया, यह एक दिलचस्प चीज है। ईशान ने उसके मजाक को नजरअंदाज कर दिया, भौहें चढ़ाईं और पूछा, आप कौन हैं? वह बोलते बोलते ही वह आकृति ईशान के पास पहुंच चुकी थी और उसने हैंडल पर उसका हाथ देखा, इसलिए उसने बार बार हाथ हिलाया और कहा, घबराइए नहीं मिस्टर ईशान, मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। हो? जैसे ही ईशान ने दूसरे आदमी की बात सुनी, वह दंग रह गया। पहली बार उन्होंने किसी को खुद को मिस्टर कहते सुना। जब उस लड़के का काम खत्म हो गया, तो उसने अपना स्कार्फ खोलना शुरू किया और जैसे ही उसने अपना चेहरा खोला, ईशान को आश्चर्यचकित करने वाला एक चेहरा सामने आया। वह सुनहरे लहराते बालों वाला एक आदमी था, लेकिन उसके चेहरे के बाईं ओर एक बड़ा जला हुआ निशान था। साबो! ईशान चीखे बिना नहीं रह सका। हाँ, ईशान ने उस आदमी को जरूर पहचान लिया जो अचानक उसके सामने आ गया था, क्योंकि वो साबो था, आरव और लफी का भाई। ईशान को बस यही लगा कि तूफान आ रहा है। उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ऐसे समय और ऐसे माहौल में अचानक साबो से सामना हुआ तो वो हक्का बक्का रह गया। ईशान को अपना नाम पुकारते सुनकर साबो दंग रह गया, लेकिन फिर मुस्कुराया और बोला, ओह, तुम मुझे सचमुच जानते हो। फिर वह ईशान के पास गया, रेत पर बैठ गया, ईशान को सिर झुकाया और बोला, मुझे अशिष्टता के लिए माफ कर दो। आपसे मिलने के लिए यह जगह चुनने के लिए मुझे माफ कर दो। ईशान भी शांत हो गया और फिर से बैठ गया। कोई बात नहीं, बस अनपेक्षित था। उसके बाद ईशान ने उत्सुकता से साबो से पूछा, क्या तुम मेरी पहचान जानते हो? हाँ। साबो ने आगे बढ़कर इयान से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम हम में से एक हो, सर कुणाल ने ही मुझे बताया था। और हाँ, तुम्हारा नाम अब रिवॉल्यूशनरी आर्मी के शीर्ष कैडरों में शामिल है। लेकिन ये बात सबको पता नहीं होती। क्या कह रहे हो तुम? ईशान ने पूछा। क्रांतिकारी सेना के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता मुझे जानते हैं। नहीं, तुम्हारे बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साबो ने हाथ हिलाया, रिवॉल्यूशनरी आर्मी के कैडर एक दूसरे को बहुत कम जानते हैं, ज्यादातर अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैंने यह सिर्फ मारिजोआ में तुम्हारे किए की वजह से कहा था। तुम्हें पता है, जब हमें इस घटना की असली जानकारी मिली तो हम सब चौंक गए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सन पायरेट्स के फिशर टाइगर के बाद कोई फिर से सेलेस्टियल ड्रैगन्स से गुलामों को आजाद कराएगा और एक एडमिरल के हाथों से बच निकलेगा। ईशान ने साबो की बातें सुनकर राहत की सांस ली।
पहले तो उसने सोचा था कि सेना में भर्ती होने के बाद क्रांतिकारी सेना में उसकी पहचान जगजाहिर हो जाएगी। अब लगता है कि उसकी असली पहचान सिर्फ कुछ ही बड़े कैडर जानते हैं। क्रांतिकारी सेना के नेता ड्रैगन को उसके बारे में पता होना चाहिए, अंकल कुणाल को भी और अब साबो को भी। यह सोचते हुए ईशान खुद को रोक नहीं सका और फिर से पूछा, वैसे साबो, अब सेना में आपकी स्थिति क्या है? आह, क्षमा करें, आपको बताने की अनुमति नहीं है ना? साबो ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। मेरे साथियों के लिए यह कोई राज नहीं है। मेरा वर्तमान पद क्रांतिकारी सेना का चीफ ऑफ स्टाफ है। खैर, सर ड्रैगन ने अभी अभी मुझे पदोन्नत किया है। ईशान को अचानक ख्याल आया कि सच तो यही है। साबो क्रांतिकारी सेना का चीफ ऑफ स्टाफ बन गया है। यह सेना का दूसरा सबसे बड़ा पद है। अपनी वर्तमान हैसियत में स्वाभाविक रूप से उसे ज्यादातर राज पता होंगे। लेकिन यान के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि साबो अब अलाबस्ता में क्यों दिखाई दिया। यहां अचानक उससे मिलकर ईशान हक्का बक्का रह गया। उसे और भी हैरानी इस बात पर हुई कि साबो अलाबस्ता में क्यों होगा, क्योंकि उसकी धारणा के अनुसार, मूल कहानी के अनुसार, साबो अलाबस्ता में कभी आया ही नहीं था। यह सोचते हुए ईशान ने सीधे पूछा, बिल्कुल सही। साबो ने कुछ देर सोचा और ईशान को सच बताया, अलाबास्ता में पिछले 2 सालों से लगातार पड़ रहे सूखे की वजह से उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। युबा में एक विद्रोही दल इकट्ठा होने लगा है। वे विद्रोह करना चाहते हैं, अलाबास्ता के शाही परिवार, नेफरतारी परिवार के शासन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इस पर ईशान ने कुछ घबराहट के साथ कहा, आप नहीं चाहते कि क्रांतिकारी सेना इसमें शामिल हो, है ना? मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। साबो ने सिर हिलाया, मैं तो बस इस देश के लोगों से बात कर रहा हूं और असली हालात का पता लगा रहा हूं। ईशान ने पूछा, आप यहां कब से हैं? और क्या हाल है? हम कुछ समय से यहां हैं और गुप्त रूप से जांच कर रहे हैं। सबो ने बताया, पिछले 2 वर्षों में अल्बस्ता देश में राजधानी अलुबर्ना को छोड़कर अन्य स्थानों पर बारिश नहीं हुई है। यह घटना बहुत ही असामान्य है। इसने हमें और लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मौसम में कुछ हेरफेर और किसी प्रकार की कृत्रिम बारिश हुई है। अन्य शहरों के लोगों ने वर्षा जल प्राप्त करने के लिए कृत्रिम वर्षा उपायों को अपनाने और उपयोग करने की आशा की। फिर भी जब वे कुछ के लिए याचिका कर रहे थे, तो उन्हें राजा ने अस्वीकार कर दिया। हमारे सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल ही में भूमिगत बलों के कुछ लोगों ने गुप्त रूप से डांस पाउडर खरीदा था और फिर इसे अल्बस्ता भेज दिया था। अब हालांकि यह पहचाना नहीं गया है कि खरीदार कौन है, यह हमारी सतर्कता को जगाने के लिए पर्याप्त था। ईशान ने उसकी ठोड़ी को छुआ और अपनी उंगलियों से उसके पैर को थपथपाया, फिर सोचते हुए बोला, तुम्हारा मतलब है, सेना को शक है कि जो व्यक्ति डांस पाउडर खरीद रहा है वह राजा है? यह संभव है। साबो ने सिर हिलाया। अगर हमें पता चल गया कि राजा ही गुप्त रूप से डांस पाउडर खरीद रहा है, तो क्रांतिकारी सेना के पास हस्तक्षेप करने और विद्रोहियों का समर्थन करने का कारण होगा। जो राज्य लोगों की जान की अनदेखी करता है, वही हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। लेकिन क्या? साबो की हिचकिचाहट सुनकर ईशान खुद को पूछ नहीं सका। हालांकि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इस सब में कुछ खामियां हैं। सबो ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वास्तव में हमारी हालिया जांच के अनुसार नेफरटारी परिवार ने लंबे समय तक अलाबास्ता पर शासन किया है और लगभग हर राजा की अपने लोगों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा है। तो क्या वर्तमान राजा कोबरा, जिसे हमेशा अपने लोगों द्वारा सम्मानित किया गया है,
इस तरह से कार्य करने की हिम्मत करता है? बिल्कुल नहीं। ईशान मन ही मन जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाता। ये सब मगरमच्छ की करतूतें हैं। हालांकि ईशान उसे सीधे तौर पर यह नहीं बता सकता। याद रखें, वह अभी अभी इस देश में आया है। वह साबो से बेहतर वास्तविक स्थिति कैसे जान सकता है, जो लंबे समय से जांच कर रहा है। खुशकिस्मती से साबो रिवॉल्यूशनरी आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ बनने के लायक है। वह बहुत होशियार है और इसका सबूत यह है कि उसे पहले ही पता चल गया है कि कुछ गड़बड़ है। तो ईशान ने उससे पूछा, अब तुम क्या करने वाले हो? क्या इसीलिए तुम मेरे पास आए हो? ईयान का प्रश्न सुनकर साबो मुस्कुराया। हालांकि उसके चेहरे पर जलने का निशान भयानक लग रहा था, लेकिन ईशान को लगा कि उसकी मुस्कान वास्तव में काफी खुशनुमा थी। साबो मूलतः एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनका शरीर एक कुलीन स्वभाव का था, जिसका कुछ संबंध उनके बचपन के माहौल से हो सकता है। सच कहूं तो तुम्हें यहां देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, साबो ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मेरे साथी बार्नी ने तुम्हें बंदरगाह वाले रेस्टोरेंट में न देखा होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि तुम यहां अलाबस्ता आए हो। बार्नी कौन है? ईशान ने सिर झुकाकर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए पूछा। खैर, तुम उसे नहीं जानते, लेकिन वह तुम्हें जानता है, साबो ने समझाया। हालांकि वह सिर्फ तुम्हारी पहचान शिचिबुकाई के रूप में जानता है। वह मेरे साथ आए साथियों में से एक है। सभी सदस्य हाल ही में अलाबस्ता के आसपास बिखरे हुए हैं ताकि हर जगह जांच पड़ताल कर सकें। ईशान ने सिर हिलाकर यह दर्शाया कि वह समझ गया है। फिर उसने अपना सिर घुमाया और आसपास किसी को नहीं पाया। ईयान की प्रतिक्रिया देखकर साबो बोला, ओह माफ करना बार्नी, उसने पहले तो बस तुम्हारा पीछा किया था। तुम्हारी स्थिति की सूचना मुझे देने की जिम्मेदारी उसी की थी। जब मैं वहां पहुंचा तो उसका मिशन पूरा हो चुका था और मैंने उसे जाने दिया। आप दूसरों को मेरी पहचान नहीं बताने दे सकते, है ना? ईशान ने कहा। बिल्कुल सही। साबो ने सिर हिलाया और इस विषय पर आगे नहीं बोला, लेकिन अचानक थोड़ा घबरा गया। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया क्योंकि मैंने कुणाल को यह कहते सुना था कि तुमने मुझे तब देखा था जब मुझे नेता ने बचाया था और तुम मेरा नाम जानते थे। क्या यह सच है? तत्उत्तर वह उसे ढूंढता हुआ वापस आया। खुश स्माइली। ईशान दंग रह गया और फिर उसे याद आया कि पिछले 10 वर्षों में जब वह अभी भी फ्रॉस्टमून गांव में था, उसने साबो को देखा जो उसे घूर रहा था। इसके बारे में सोचा और फिर सिर हिलाकर कहा, हाँ ठीक है। तो फिर तुम मुझे जानते हो न? साबो ने उत्साह से कहा, मिस्टर ईशान, क्या तुम मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ बता सकते हो? हम कैसे मिले या कुछ और? ईशान ने अचानक प्रतिक्रिया दी, हाँ यह सही है। घटना के बाद से साबो को भूलने की बीमारी हो गई थी और उसकी याददाश्त चली गई थी। इसलिए ईशान ने उसके प्रश्न का उत्तर देने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि पहले उसने पूछा कि उसके बच जाने के बाद क्या हुआ। साबो ने कुछ भी नहीं छिपाया और ईशान को शुरू से अंत तक सब कुछ बता दिया। ड्रैगन ने उसे बचा लिया और जब वह होश में आया तो अपनी पहचान और अपने अतीत के बारे में सब कुछ भूल गया। ठीक 1 महीने बाद उसे पता चला कि ड्रैगन और कुणाल की वजह से उसका नाम साबो था और उसके शरीर पर लगी नेमप्लेट ने भी इसकी पुष्टि कर दी। बाकी दोनों भाइयों आरव और ललित और उसके पिछले सारे अनुभव पूरी तरह से भुला दिए गए थे और साबो के चेहरे पर जले के निशान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे लगी चोट बहुत गंभीर थी। ऐसी स्थिति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ड्रैगन द्वारा बचाए जाने के बाद वह स्वाभाविक रूप से क्रांतिकारी सेना में ही रहा।
नेता से प्रशिक्षण लेते समय उसने शायद उसे यह कहते सुना होगा कि जब वह फ्रॉस्टमून गांव में था तो ईशान उसका नाम पुकारता था। हालांकि ड्रैगन ने उसे गोवा राज्य से बचाया था, लेकिन वह साबो के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए वह अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बता सकता था, सिवाय इसके कि उसे कुलीनों ने पाला था। इसलिए जब ड्रैगन ने ईशान का उल्लेख किया तो साबो को ईशान से मिलने से अपनी खोई हुई यादों को पुनः प्राप्त करने की कुछ उम्मीद मिली, एक ऐसे व्यक्ति से जिससे वह कभी नहीं मिला था। यदि ईशान एक समुद्री डाकू शिकारी बना रहता और सबाउडी द्वीपसमूह को नहीं छोड़ता तो वह साबो के साथ नहीं मिलता, लेकिन पवित्र भूमि पर उसके द्वारा उत्पन्न परेशानियों के कारण ईशान न केवल एक समुद्री डाकू बन गया बल्कि चाचा कुणाल की सिफारिश के तहत क्रांतिकारी सेना में भी शामिल हो गया। परिणामस्वरूप ईशान नाम पुनः सबो के दृष्टि क्षेत्र में प्रकट हुआ। यह सुनकर साबो बहुत हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशान उसका साथी बन गया है। हालांकि क्रांतिकारी सेना के कई कार्यकर्ता अपनी नीतियों के कारण दूसरों को जरूरी तौर पर नहीं जानते थे, फिर भी वे दूसरे साथियों को संजोए रखते थे। इसलिए इयान की भर्ती के लिए साबो शायद सबसे खुश व्यक्ति था। वह हमेशा ईशान को ढूंढना चाहता था, लेकिन उस दौरान ईशान का हमेशा मरीन द्वारा पीछा किया जाता था और साबो को अपनी पहचान के कारण ईशान के लिए और अधिक परेशानी लाने का डर था। इसलिए वह केवल एक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा कर सकता था। फिर यह बात सामने आई कि दो एडमिरल किजारू और जेफिर ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू समूह का शिकार करने के लिए एक साथ आए थे। उस समय साबो ईशान को लेकर बहुत चिंतित था, इसलिए वह ड्रैगन के पास गया और उससे ईशान को बचाने का कोई रास्ता ढूंढने को कहा। ड्रैगन भी क्रांतिकारी सेना के एक होनहार नए सदस्य ईशान को बहुत महत्व देता था, इसलिए वह खुद सलामिस द्वीप पहुंच गया और किसी भी बुरी स्थिति में ईशान को बचाने के लिए तैयार था। हालांकि ड्रैगन की पहचान एक बड़ी समस्या है। एक बार जब वह कुछ करेगा तो किजारू उसे जरूर पहचान लेगा, इसलिए नहीं कि वह एक क्रांतिकारी है बल्कि इसलिए कि वह विश्व सरकार द्वारा वांछित नंबर 1 अपराधी है। अगर ड्रैगन ईशान को बचा लेता है और किजारू को उसकी पहचान का पता चल जाता है तो विश्व सरकार निश्चित रूप से ईशान को क्रांतिकारी सेना का सदस्य मान लेगी, उसे शिचिबुकाई की उपाधि नहीं मिलेगी और नौसैनिकों द्वारा उसका लगातार पीछा किया जाएगा। इसके अलावा सलामिस द्वीप पर ड्रैगन का दिखना भी एक बड़ा खतरा है। अगर उसे पहचान लिया गया तो बहुत मुमकिन है कि दोनों एडमिरल उसे घेर लें। इसलिए हालांकि क्रांतिकारी सेना ने सतह पर इयान की परेशानियों के लिए कोई समर्थन नहीं दिखाया, वास्तव में ईशान की रक्षा के लिए उनकी चिंता और ध्यान सामान्य क्रांतिकारी सेना के कैडरों से भी आगे निकल गया है। सौभाग्य से ईशान ने वापस लड़ाई लड़ी और खुद को बचाने में सक्षम था। इतना ही नहीं, उसने किजारू को उसके कपड़े फाड़कर अपमानित भी किया और उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन यह वह कारण नहीं था जिसने व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं की उपस्थिति के साथ युद्ध को समाप्त कर दिया। नौसैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया, इसलिए ड्रैगन बाहर नहीं निकला। उसके बाद ईशान शिचिबुकाई बन गया और इस समय साबो के लिए ईशान से मिलना और भी कठिन था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि ईशान पर विश्व सरकार के लोग निगरानी रख रहे हैं या नहीं। साबो की उम्मीद के अनुसार उसे वास्तव में ईशान से टकराने में 1 या 2 साल लग सकते हैं। हालांकि बाद में उसने अपने क्षेत्र के ऊपर स्काई द्वीप पर एक पोनेग्लिफ की खोज की, नई दुनिया को छोड़ दिया और अलाबास्ता चला गया। फिर संयोग से साबो भी वहां था। यह सब वर्णन करना कठिन हो सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में जब सबो को पता चला कि ईशान अलाबास्ता पहुंच गया है तो वह तुरंत पास के शहर से आया और ईशान को पकड़ने और उससे मिलने में सफल रहा। जब ये बातें सबो के मुंह से सुनाई गईं तो कुछ देर तक तो ईशान भी होश में नहीं आ सका।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि सलामिस में लड़ाई के दौरान ड्रैगन प्रकट हुआ था और गुप्त रूप से उसकी देखभाल कर रहा था, जिसे सुनकर ईशान आभारी हो गया और उसने सोचा कि वह उस समय ड्रैगन से कैसे मिल सकता था। बेशक वह यह भी जानता है कि ड्रैगन को देखना इतना आसान नहीं है। ड्रैगन खुद कई क्रांतिकारी सेना के कार्डर्स के लिए एक रहस्य है। यहाँ तक कि विश्व सरकार ने भी ड्रैगन को इतना महत्व दिया है कि वह 4 सम्राटों योंको से भी आगे निकल गया है। इसलिए ड्रैगन की स्थिति वास्तव में बहुत संवेदनशील है। दिखावे की संख्या कम करना और रहस्य की भावना बनाए रखना उसकी आत्मरक्षा और दूसरों की रक्षा का साधन है, चाहे वह ईशान ही क्यों न हो। ड्रैगन से मिलना और बात करना इतना आसान नहीं है। सिर हिलाते हुए ईशान ने इन उलझे हुए विचारों को किनारे रख दिया और साबो पर ध्यान केंद्रित किया। उसने उत्सुकता से उससे पूछा, क्या तुम्हें सचमुच अपने बारे में कुछ याद नहीं है? मेरे दिमाग में बस यही बात छपी है कि मुझे अपने माता पिता के पास वापस नहीं जाना चाहिए। मुझे और कुछ याद नहीं। साबो ने सिर झुकाकर कहा, तो जब मैं उठा तो मैंने ड्रैगन से कहा कि मुझे अपने साथ ले जाए और क्रांतिकारी सेना में शामिल होने दे। खैर, ईशान ने कहा, वास्तव में मुझे नहीं पता कि मुझे आपको बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि इससे बहुत सारे बदलाव आएंगे। लेकिन ईशान ने सोचा और आखिरकार जोर से सिर हिला दिया। बदलो बदलो, उसके अपने प्रभाव से कितनी चीजें बदल गई हैं। ईयान के हिसाब से भविष्य एक जैसा नहीं रहना चाहिए। ऐसे में ज्यादा परवाह करने का क्या फायदा? तो उसने साबो से कहा, क्या तुमने कभी बढ़ते समुद्री लुटेरों पर ध्यान दिया है? साबो ने सिर झुकाकर कहा, अच्छा, मुझे नहीं पता। कैसे कहूं, रिवॉल्यूशनरी आर्मी का मुख्य ध्यान विश्व सरकार और कुछ देशों पर रहता है, इसलिए मैं समुद्री लुटेरों पर कम ध्यान देता हूं। ईशान ने आह भरी, मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें याद क्यों नहीं आ रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? साबो ने कुछ संदेह के साथ पूछा। एक नौजवान है, व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का सदस्य। ईशान ने सबो की आंखों में देखा। उसका नाम फायर फिस्ट आरव है। अब उसे सेकंड डिवीजन का कमांडर होना चाहिए और उसके सिर पर 50 करोड़ का इनाम है। खैर, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह तुम्हारा सच्चा भाई है। इसके अलावा एक और है, एक छोटा भाई, उसका नाम ललित है, लेकिन वह अभी तक समुद्र में नहीं गया है। लेकिन अनुमान है कि वह जल्द ही, जब वह 17 साल का हो जाएगा, तब जाएगा। फायर फिस्ट आरव। सबों की आंखें धीरे धीरे भ्रमित हो गईं। यह नाम जाना पहचाना सा लगता है। यह कहते हुए साबो ने अपना सिर कसकर पकड़ लिया और ऐसा लग रहा था जैसे वह दर्द में था। कह रहा था, ओह मेरा सिर दर्द कर रहा है। उसे ऐसे देखकर ईशान ने जल्दी से पूछा, कैसा चल रहा है? याद है न? बहरहाल, साबो ने दांत पीसते हुए सिरदर्द सहते हुए कहा, नहीं, मुझे तो बस नाम बहुत जाना पहचाना लग रहा है। लगता है वो मेरे लिए कोई खास शख्स है, लेकिन जब सोचता हूं तो लगता है मेरा सिर फट जाएगा। उसकी बात सुनते ही ईशान ने थोड़ी परेशानी महसूस करते हुए आह भरी। मूल रूप से सामान्य कहानी के अनुसार सबोस की भूलने की बीमारी गंभीर आघात के कारण हुई थी। जब उसे आरव और ललित की याद आई तो असल में ऐस की मौत की खबर ने उसे एक गहरी उत्तेजना दी थी। लेकिन अब आरव ठीक है, बस ईयान के मौखिक वर्णन पर निर्भर है, उस लड़के की तस्वीर तक नहीं है, इसलिए यह उत्तेजना पर्याप्त नहीं लग रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आरव को याद करने का एकमात्र तरीका उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना ही हो? उधर ईशान को अचानक याद आया कि एक बार आरव ने उससे कहा था कि वह अपने भाई साबो को ढूंढने के लिए रिवॉल्यूशनरी आर्मी की तलाश करेगा,
लेकिन बाद में ऐसा लगा कि यह उद्देश्य विलंबित हो गया क्योंकि वह व्हाइटबर्ड पायरेट्स में शामिल हो गया। तो फिर जब मेरा यहाँ काम हो जाएगा तो मैं सबों को लेकर आरव को ढूंढने जाऊंगी। लेकिन वह इस समय कहाँ है? ऐसा सोचते हुए ईशान ने अपनी टोपी उतारी और आरव का विवर कार्ड उठाया, यह देखने के लिए कि आरव अब किस दिशा में है। हालांकि जब ईशान ने एसएस विवर कार्ड निकाला तो वह चौंक गया, क्योंकि उस पर जलने का हल्का निशान था। क्या हो रहा है? आखिर हो क्या रहा है? ईशान भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। इस खास कागज को न तो पानी में भिगोया जा सकता है और न ही आग से जलाया जा सकता है। इक्के का विवर कार्ड हमेशा से अच्छी स्थिति में रहा है, लेकिन अब यह अचानक कोने से जलने लगा है। इसका एक ही कारण है कि आरव मुसीबत में है। यान के हाथ में विवर कार्ड देखकर साबो ने गौर से देखा और कहा, क्या यह एस का विवर कार्ड है? उसे जरूर किसी बुरी चीज का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसके कागज की हालत देखकर लगता है कि उसे बस चोट लगी है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। ओह! ईशान ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? साबो ने सिर हिलाकर कहा, विवर कार्ड उसके मालिक की शारीरिक स्थिति को दर्शाता है। इस कागज का आकार बदलता नहीं दिखता है, जिसका अर्थ है कि उसकी जीवन शक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। यह सुनकर ईशान को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह अभी भी आरव के बारे में चिंतित था। साबो, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? ईशान ने साबो से कहा। जो भी चाहिए। साबो ने तुरंत स्वीकार कर लिया। ईशान ने एक पल सोचा और कहा, अगर आप कर सकें तो मैं आपसे क्रांतिकारी सेना की खुफिया टीम का इस्तेमाल करके यह पता लगाने में मेरी मदद करने का अनुरोध करूंगा कि हाल ही में नई दुनिया में क्या हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अलबस्ता में हूं, नई दुनिया से बहुत दूर। ईशान को अपने साधनों यानी अपनी बुद्धि क्षमता में भी एक कमी नजर आ गई है। अगर उसे एक बड़ी घरेलू सेना बनना है तो बुद्धि बल जरूरी है। ड्रैगन हंटर समूह ने उसके क्षेत्र में कोई अंक नहीं बनाए थे और उसने इस क्षण तक इस पर विचार भी नहीं किया था। लेकिन सौभाग्य से ईशान को रिवॉल्यूशनरी आर्मी का समर्थन प्राप्त है। उसके अनुमान के अनुसार रिवॉल्यूशनरी आर्मी का खुफिया विभाग विश्व सरकार से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए ईशान स्वाभाविक रूप से इसका इस्तेमाल करना चाहता है। यान की बात सुनकर साबो ने तुरंत सिर हिलाया, कोई बात नहीं, तुम आरव का हालचाल जानना चाहती हो ना? तुम्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले ही यही करने वाली थी। हालांकि यान की बातों से साबो को अतीत याद नहीं आया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह लड़का आरव शायद उसका अपना भाई होगा, जैसा कि ईशान ने कहा था। और जब उसने नाम याद करना चाहा तो वह नाम ही बहुत जाना पहचाना लग रहा था। इस बार भले ही ईशान ने उससे न पूछा हो, वह खुद ही जांच करने की कोशिश करेगा। फिर भी वह सोच रहा था कि क्या उसे जाकर आरव को ढूंढना चाहिए। साबो ने एक छोटी डैन डैन मुशी और एक सफेद मुशी निकाली और ईशान को दे दी। ये लो, मैं इस छोटी डैन डैन मुशी से तुमसे संपर्क करूंगा, लेकिन जब तुम जवाब दोगे तो बेहतर होगा कि तुम सफेद मुशी के साथ ही बात करो ताकि कोई सुन न सके। ईशान ने उन्हें उठाया और फिर साबो से कहा, एक और बात है, यह बेहतर है कि हम अलाबस्ता के विद्रोहियों के साथ हस्तक्षेप न करें। ओह! क्या तुम्हें भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है? साबो ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ? ईशान ने उसकी बात मान ली। मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि कुछ गुप्त ताकतें इस देश में हेराफेरी कर रही हैं, इसलिए मुझे लगता है कि क्रांतिकारी सेना को दूर से ही इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मेरा भी यही इरादा है।
साबो ने सिर हिलाया। उस स्थिति में मैं पार्टनर्स को बता दूंगा कि कुछ भी पक्का नहीं है। अगर यह सचमुच वैसा ही है जैसा हम महसूस कर रहे हैं तो हम पीछे हट जाएंगे। दोनों के सहमत होने के बाद साबो खड़ा हुआ, अपने सिर पर दुपट्टा फिर से लपेटा, यान का हाथ पकड़ा और कहा, धन्यवाद मिस्टर ईशान। मिस्टर की कोई जरूरत नहीं है। ईशान मुस्कुराया और बोला, बस मुझे ईशान कहो। और जैसा कि मैंने कहा, तुम एस के भाई हो और मैं उसका सबसे करीबी दोस्त हूँ। भाई होने से ज्यादा दूर नहीं, और रिवॉल्यूशनरी आर्मी के साथी होने के नाते तुम्हें इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, साबो हंसा। अच्छा ईशान, अब मुझे जाना होगा। भोर होते ही ये रास्ता मुसाफिरों से भर जाएगा। अलविदा। ईशान ने हाथ हिलाया। साबो ने हाथ हिलाकर जवाब दिया, मुड़ा और चला गया। ईशान ने अपनी आकृति के गायब होने का इंतजार किया, नीचे बैठ गया और बीबी पर झुक गया। दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर उसने भौहें सिकोड़ी और सोचने लगा। एसएस विवर का